Hello guys, welcome to my channel. Today we'll study about political science of class 12th, chapter 4, alternative centers of power. So let's begin the chapter. यूरोपियन यूनियन. सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियन यूनियन क्या है. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप scattered the assumptions and structures on which the European states had based their relations. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि जो यूरोप था वो टूट गया था. ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो गई थी, सारी चीज़ें बिखर गई थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. उसका स्ट्रक्चर्स, उसका एजेप्शन, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जिसपे कि उसका जो रिलेशन था, मतलब कि जो यूरोपियन स्टेट्स थे बाकी सारे जिस पे बेस्ड था उसका रिलेशन, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. ठीक है, तो यूरोप क्या सोच रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो वो पहले से जैसा कर रहा था उसी टाइप से करे, या फिर मतलब आगे सारी चीज़ों को भुला करके, सारी चीज़ों को ख़त्म करके, मतलब अच्छे तरीके से फिर से शुरुआत करें. टू रिवाइव यूरोपियन इकोनॉमी, द यूएस इंट्रोड्यूस्ड मार्शल प्लान टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 1948. तो यूरोपियन इकोनॉमी मतलब उसको रिवाइव करने के लिए, ठीक है, फिर से सही करने के लिए यूएस ने क्या किया, मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस करा टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 1948 में. कब शुरू किया? 1948 में. थ्रू OEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज. तो जो यूरोपियन स्टेट्स थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ट्रेड पर फोकस करना शुरू कर दिया और इकोनॉमिक इशूज पर फोकस करना शुरू कर दिया. द काउंसिल ऑफ यूरोप 1949, उसके बाद ये आया काउंसिल ऑफ यूरोप 1949, एंड देन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957, जिसके आधार पे क्या हो रहा था, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन स्टेट्स थे, उनका डेवलपमेंट हो रहा था. उनके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे कम्युनिटीज लाए जा रहे थे, उनका लॉन्च किया जा रहा था. द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992. तो जो जैसे सोवियत ब्लॉक जो है, जो सोवियत पावर था हमारा, जो क्या हुआ, डिसअपियर हो गया इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल सीन से. तो क्या हो गया, यूरोप आ गया फास्ट ट्रैक पे, काफ़ी तेज़ी गति से इसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट होने लगा. और इससे फिर क्या बना, यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1992 में. It was a group of European capitalist countries with a common foreign and security policy. ये क्या था, यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ग्रुप था जिसमें कि कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी था, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस, होम अफेयर्स, द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी, जिसमें कि सिंगल करेंसी भी आ चुकी थी. ठीक है, जो पूरे यूरोप में चल रही थी. एंड ऑल्सो हैज इट्स ऑन फ्लैग, और उसके पास उसका अपना खुद का फ्लैग था, एंथम एंड फाउंडिंग डेट. ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे. The European Union has economic, political and diplomatic and military influence. यहाँ पे क्या था, यूरोपियन यूनियन के पास इकोनॉमिकली, जो पॉलिटिकल था, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, सारी चीज़ें थी. ठीक है, द यू इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी विच कीप्स इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर्स एंड इन एशिया एंड अफ्रीका. तो जो यूरोपियन यूनियन था वो क्या हो गया, वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया, जिसका प्रभाव कहाँ तक पड़ा, उसके जो क्लोजेस्ट नेबर्स थे, जो कंट्रीज थे, जो एशिया था और जो अफ्रीका था, वहाँ पे भी पड़ा. ठीक है, यहाँ के कंट्रीज के, इस कॉन्टिनेंट के. एंड इट्स फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और जो इसका इम्पॉर्टेंट ब्लॉक कहाँ था, इंटरनेशनल वर्ल्ड में था, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. In political and diplomatic influence, two members of EU, Britain and France hold permanent seat in the UN Security Council, and as well as non-permanent members in UNSC, which enable to influence the US policies, that is use of diplomacy, economic investment, and in case of a dialogue with China on human rights and environmental disgression. तो क्या हुआ कि जो कुछ यू के जो मेंबर्स थे, ठीक है, ईयू के मेंबर्स थे, यूरोपियन यूनियन के, तो ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे, परमानेंट थे. ठीक है, इनकी सीट परमानेंट थी इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, और जो इनका जो ये नॉन परमानेंट कहाँ पे थे, मेंबर्स इन यूएसए. ठीक है, विच इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसीज, जो कि इन्फ्लुएंस करते थे किसको, यूएस पॉलिसीज को.
Military, the EU's combined armed forces are the second largest in the world. जो मिलिट्री था, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन का मिलिट्री था वो क्या था? कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट हो गया. फर्स्ट कौन था? यूएस था, बाय स्पेंडिंग आफ्टर द यूएस. एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल. एंड इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. एंड धीरे धीरे क्या हो गया? ये सेकेंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी. कौन हो गया? तो यूरोपियन यूनियन, ठीक है. इफ इट्स मेंबर्स स्टेट्स have their own foreign relations and defense policies that are often to odds with each other. इसके जितने भी क्या थे, इसके मेंबर्स स्टेट्स जो थे उनके पास फॉरेन रिलेशन था एंड डिफेंस पॉलिसीज थे, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. ब्रिटेन वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन इराक इन्वेशन. ब्रिटेन क्या था? अमेरिका का पार्टनर था इराक इन्वेशन में. वेरियाज जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिका पॉलिसी. और जो जर्मनी और फ्रांस थे वो क्या करते थे? अमेरिकन पॉलिसी को, जो पॉलिसी थी उसको अपोज करते थे, उसको अपोजिट साइड में रहते थे, ठीक है. अब हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको एशियन के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्टकट फॉर्म. Before and during the Second World War, South Asian regions of Asia suffered economic political consequences of repeated colonialism. As well as at the end of war, it confronted with the problem of nation building, which gave birth to Association of Southeast Asian Nations, popularly known as ASEAN, for uniform cooperation and interactions. तो क्या हो गया? जो हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले और उसके दौरान भी क्या हो गया कि साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन्स थे, जो एशिया के साउथ ईस्ट में जो रीजन्स थे वो इकोनॉमिकली भी सफर्ड कर रहे थे, पॉलिटिकली भी सफर्ड कर रहे थे, बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म. यहाँ पे क्या था? कॉलोनियलिज्म था, ठीक है. इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सफर्ड कर रहे थे. तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ठीक है, नेशन बिल्ड करने के लिए अच्छा सा क्या हुआ कि उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको एशियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. आगे हम देखेंगे. ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. तो इसके जो इस एशियन के क्या थे, जो पार्टनर थे, ठीक है, जो कंट्रीज थे जो इसके अंडर में आते थे, जिन्होंने इसे बनाया था, जिन्होंने इसे इस्टेब्लिश करा था 1967 में, वो थे 5 कंट्रीज: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है. Over the years, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia model its strength to 10. और जो ये कंट्रीज थे इन्होंने इसमें शामिल होकर के क्या करा? इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया. मतलब स्टार्टिंग में तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 5 कंट्रीज ने करी थी, उसके बाद ये कुल मिलाकर कंट्रीज कितनी हो गई? टोटल 10 कंट्रीज हो गई. एशियन कंट्रीज सेलिब्रेटेड द एशियन वे, अ फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेंटल इंटरैक्शंस. तो जो एशियन कंट्रीज थे वो एशियन वे में रूप में इसको क्या करते थे? सेलिब्रेट करते थे. नॉन कन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन स्टैंडिंग ऑन 3 पिलर्स इन 2003. दैट इज द एशियन सिक्योरिटी कमिटी, एशियन इकोनॉमिक कमिटी एंड एशियन सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक, ठीक है. ये 3 हो गया पिलर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे एशियन विजन 2020 encourages negotiations over the conflicts in the region by mediating the end of the Cambodian conflict, East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. In recent years, India has also tried to make agreements with ASEAN by signing free trade areas with 2 ASEAN members. तो कुछ सालों में क्या होगा? इंडिया ने भी ट्राई करा एशियन के साथ क्या करने का? एग्रीमेंट करने का. तो इसने क्या किया? एग्रीमेंट करने के लिए फ्री ट्रेड एरियाज में साइन करा 2 एशियन मेंबर्स के साथ. एशियन के 2 मेंबर्स थे, सिंगापुर एंड थाईलैंड, मतलब कि ये भी एशियन के मेंबर्स थे, तो इनके साथ इसने साइन करा एग्रीमेंट्स, एज वेल एज साइंड ऑन FTA विथ एशियन इटसेल्फ, ठीक है, और एशियन के साथ भी करा. अब हम आगे देखेंगे द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी. जो चाइनीज इकोनॉमी थी, चाइना की जो इकोनॉमी थी वो कैसे राइज हुई? चाइना इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1978 टू बी प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द US एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040.
तो चाइना क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया, ठीक है, ये काफ़ी तेज़ ग्रो होने वाली इकोनॉमी है। और 1978 के बाद, ठीक है, 1978 में जो रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद, और इससे ये माना भी जाता है, इसकी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको देखते हुए ये माना जाता है कि 2040 तक ये क्या करेगा, यूएस को भी पीछे छोड़ देगा। विद द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सारी चीज़ों में, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो पॉपुलेशन का या फिर लैंड मास हो, किसी भी चीज़ में ये पीछे नहीं रहेगा, ये यूएस को भी पीछे छोड़ सकता है 2040 तक। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 में, आफ्टर रिपब्लिक, सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी वॉज अडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। और लीडरशिप मतलब माओ के लीडरशिप में यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया गया था, सोवियत मॉडल अडॉप्ट किया गया था। बाय एश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन टू ऑल एंड बेटर हेल्थ, एज चाइना बिगन टू यूज इट्स ऑन रिसोर्सेज एंड ग्रो चाइनीज इकोनॉमी एट द रेट ऑफ 5-6%। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने खुद की रिसोर्सेज, खुद की जो इकोनॉमी थी उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। चाइना ended its political and economic isolation with major policy decisions taken in 1976। तो इसने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म कर दिया 1970s में। दे इंक्लूडेड चाइना यूएस रिलेशंस इस्टेब्लिशमेंट इन 1972। और इसके बाद क्या हुआ, चाइना यूएस का रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ 1972 में 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1973। अब नेक्स्ट देखेंगे, ओपन डोर पॉलिसी आया 1978 में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज 1982, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स 1990। तो बिकॉज वो क्या था, सोवियत के मतलब सोवियत संघ से मिला हुआ था, सोवियत ब्लॉक से, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया और इंडस्ट्रीज भी हो गया। Regionally and globally, China is going to recognize as an economic power due to contemporary factors. Integration and interdependence have tempered its issues with Japan, the US, ASEAN, Russia and Taiwan। तो रीजनली और ग्लोबली क्या है, इंडिया, चाइना क्या बनने जा रहा है, चाइना को ये माना जा रहा है कि इसका इकोनॉमिक पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इवन China's outward-looking investment and ad policies in Latin America and Africa are projecting it as global layer। और ये जब अमेरिका के साथ जुड़ गया, ठीक है, मतलब अमेरिका के साथ हो गया, अफ्रीका के साथ हो गया, तो क्या हो गया, इससे ये माना जा रहा है कि ग्लोबल लेयर में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करेगा, ग्लोबल लेयर में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे से रहेगा, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशन, और इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा, अब हम ये देखेंगे। इंडो चाइना रिलेशंस एक्सपीरियंस्ड फ्रेंडली गेस्चर्स एट द मोमेंट। तो स्टार्टिंग में क्या था कि इंडिया और चाइना का रिलेशन काफ़ी अच्छा था, और ऐसा बोला भी जाता था, हिंदी चीनी भाई भाई हमारे बुक में भी दिया गया है, तो इन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा था। बट 1950 आउटवर्ड्स बोथ द नेशंस वेर इन्वॉल्व इन द डिफरेंसेस ऑन द इश्यूज ऑफ तिब्बत प्रॉब्लम। लेकिन तिब्बत प्रॉब्लम की वजह से 1950 से क्या होने लगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। बॉर्डर इश्यूज भी हो गया अरुणाचल प्रदेश में एंड अक्सा चीन एरिया ऑफ लद्दाख, और लद्दाख में भी, ठीक है। चाइनीज अटैक इन 1962 एंड चाइनीज कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो चाइनीज ने अटैक भी करा था 1962 में, ठीक है, और चाइनीज कंट्रीब्यूशन को मतलब कि चाइनीज ने पाकिस्तान का भी साथ दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो उससे क्या हो गया कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे ख़राब होने लगा। बट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगन टू इम्प्रूव स्लोली फ्रॉम मिड 1970। लेकिन 1970 में क्या हो गया, 1970 से ये शुरू होने लगा, स्लोली इम्प्रूव होने लगा इंडिया और चाइना का रिलेशन बाई अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। बात करके बॉर्डर इश्यूज को जो थे उसको संभालने की कोशिश करी जाने लगी इन 1981। एंड नाउ दिस रिलेशंस हैव ए स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन 1980, अटल बिहारी वाजपेयी 2003। तो ये दोनों चाइना गए हुए थे, ये जो राजीव गांधी थे वो 1980 और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो 2003। क्यों गए थे ये, तो ताकि जो बात हो सके, ठीक है, बात करके अच्छे से मीटिंग करके और जो बॉर्डर इश्यूज है उसको रिजॉल्व करा जाए, और जो कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब एक दूसरे की कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों में झगड़े हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ में, तो ये प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, कोई भी इशू ना रहे। तो इसकी वजह से इन्होंने चाइना को विजिट करा था। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियो मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।